नमस्कार साथियों। एबल एजू हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। नई साल में हम आपके लिए इस प्लेटफॉर्म के तहत एक वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम स्टेट पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक और रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स के बिंदु हैं, उन पर चर्चा करेंगे और विस्तार से उनके ऊपर बात करेंगे। तो ये जो पहली क्लास है, उस क्लास में हमने 1 से 4 जनवरी का जो भी करंट अफेयर्स है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे है, चाहे वो राज्य के एग्जाम में है, उन सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से जो उपयोगी जितना भी महत्वपूर्ण करंट जीके है, उसको लेके हमने ये पहली क्लास आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले थाईलैंड और कंबोडिया के युद्ध विराम के बारे में। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स के टॉपिक के अनुसार हम देख सकते हैं कि पिछले घटित ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया, जिनके बीच में लंबे समय से विवाद चल रहा था, और विवाद किस विषय के लिए था? प्राचीन सीमा क्षेत्र था, उसमें ये विवाद चल रहा था, और उस विराम को उन्होंने, कह सकते उस युद्ध को उन्होंने अभी विराम दे दिया है। और जो दक्षिण पूर्व एशिया में जो शांति बहाली का जो महत्वपूर्ण कदम है, उस कदम के रूप में इस थाईलैंड और कंबोडिया के युद्ध विराम को देखा जा रहा है। अगर हम इस घटना की पृष्ठभूमि पे जाएं, तो हम देखेंगे कि कंबोडिया के पाइलिन प्रांत और थाईलैंड के चंताबुरी प्रांत के बीच में एक जगह है, जहां जिसको हम कहते हैं प्रो विहार। उस क्षेत्र के अंदर एक मंदिर है। उस मंदिर पे 2008 से ही विवाद चल रहा था। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो ये जगह देख रहे हैं आप, इस जगह के अंदर जो मंदिर था, उसके ऊपर ये विवाद चल रहा था। लेकिन जुलाई 2025 में पहली बार ट्रंप प्रशासन और मलेशियाई जो पीएम है अनवर इब्राहिम, इनकी मध्यस्थता की वजह से एक अस्थायी युद्ध विराम हुआ था। लेकिन फिर दिसंबर में वापस से दोनों देशों के द्वारा फिर से अपने टैंक और F-16 जेट और रॉकेट लॉन्चर तोपखाने की लड़ाई फिर शुरू कर दी गई थी। लेकिन अभी 27 दिसंबर 2025 को इन्होंने इस थाईलैंड और कंबोडिया के युद्ध विराम को वापस से लागू कर दिया है, जो कि वर्तमान कह सकते हैं कि इस साल के अंदर सबसे बड़े करंट अफेयर्स के अंदर हम इसको शामिल कर सकते हैं। अगली जब स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो समझौते की मुख्य शर्तें थी, आप यहाँ इस देख सकते हैं इसके अंदर कि जो थर्ड स्पेशल जनरल बॉर्डर कमेटी मीटिंग हुई है, उसमें कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ने ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो समझौते की शर्तें हैं उनके ऊपर आपस में बातचीत की है। और इस समझौते के जो साक्षी हैं वो एशियन महासचिव है, जो जिनका नाम है आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम। आप देख सकते हैं डॉक्टर काओ किम को कि इनकी मध्यस्थता के अंदर थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ने बैंकॉक में, याद रखने वाली बात है बैंकॉक की, दोनों ने जहां युद्ध विराम की शर्तों को मंजूर किया है, उस स्थान का नाम है बैंकॉक। वहां आयोजित जनरल बॉडी कमेटी की तीसरी बैठक में उन्होंने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस टॉपिक में याद रखने योग्य जो बात है वो है कि एक तो ये कहां हुई, कहां है, बैंकॉक में हुई है, और यहाँ उस समय साक्षी के रूप में कौन उपस्थित थे, तो हम ये देख सकते हैं आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न। और इन्होंने, ये कंबोडिया से ही है, और इन्होंने जनवरी 2023 में आसियान का ये पद संभाला था। लेकिन याद रखने वाली बात यही है कि आपको यहाँ काओ किम का नाम याद रखना है, बैंकॉक को याद रखना है, और थाईलैंड और बैंकॉक में युद्ध विराम कब हुआ इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगली दूसरी करंट अफेयर्स की जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। इजराइल और सोमालिया जो लैंड है उसकी मान्यता के बारे में, कि इजराइल ने सोमाली लैंड, इसको एक नए देश के रूप में मान्यता दे दी है। आप देख सकते हैं कि 26 दिसंबर को सोमालीलैंड को एक संप्रभु राज्य की मान्यता। देखिए इससे पहले सोमालीलैंड को किसी भी देश ने, या कह सकते हैं कि यूरोपीय देश ने कोई मान्यता नहीं दी थी। लेकिन इजराइल ने सबको हैरान करते हुए 26 दिसंबर को सोमालियालैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता दे दी है। और इसी के साथ ही इजराइल है वो दुनिया का पहला देश बन गया है जिसे संयुक्त राष्ट्र सदस्य भी है, मतलब पहला संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश है जिसने सोमालीलैंड को मान्यता दी है। सभी को पता है इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं
बेंजामिन नेतन्याहू ने। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति हैं अब्दी रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही, नाम याद रखें, अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही। इनके साथ वीडियो कॉल पे बातचीत भी की, पूरी दुनिया ने उन वीडियोस को देखा भी है जिसके अंदर नेतन्याहू और सोमालीलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो बातचीत कर रहे हैं और राष्ट्रपति को बेंजामिन नेतन्याहू बधाइयां दे रहे हैं। अब यहाँ ये कदम है जो वो अब्राहम समझौते की भावना में उठाया गया है। याद रखने वाली बात है कि जो समझौता है उसको अब्राहम समझौता कहा गया है। और इससे पहले भी जो 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो पहला कार्यकाल था उसमें उन्होंने इजराइल और कई अरब देशों के बीच जो सामान्यीकरण के समझौते का हिस्सा था उस हिस्से के तहत ही ये अब्राहम समझौता उन्होंने किया था। और इसी के तहत ही अब इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता प्रदान कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ जो राष्ट्रपति हैं सोमालीलैंड के मोहम्मद अब्दुल्लाही और नेतन्याहू दोनों को आप देख सकते हैं। और यही आप देख रहे हैं यहाँ कि इन्होंने दोनों ने वीडियो कॉल पे आपस में बातचीत की और इस देश को एक कह सकते हैं कि संप्रभु राज्य की मान्यता इजराइल के द्वारा दे दी गई है। आप यहाँ सोमालीलैंड का राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको भी देख पा रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो इस सोमालीलैंड की बात करें तो इसमें 90% जो आबादी है वो सुन्नी मुस्लिम समुदाय की है और ये देश है अफ्रीका के हान क्षेत्र में स्थित है। और कह सकते हैं कि ये राष्ट्र है वो 1991 में 1991 में सोमालिया से अलग होकर, ये सोमालीलैंड है वो सोमालिया से अलग होकर इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तब से ये क्षेत्र अपनी मुद्रा, पासपोर्ट, पुलिस और लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली के साथ ही डी फैक्टो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था। लेकिन अब किसी भी आज तक इसको किसी भी यूएन सदस्य देश ने मान्यता नहीं दी थी, लेकिन अब इजराइल ने इसको मान्यता दे दी है। इसी के लिए सोमालीलैंड की जो राजधानी है, याद रखने वाली बात है हरगेइसा, सोमालीलैंड की राजधानी का नाम अपन देख सकते हैं हरगेइसा में इस घोषणा के बाद में जबरदस्त उत्सव की भी मनाया गया और कह सकते हैं कि बड़ी हर्ष की लहर थी कि एक यूनाइटेड नेशन के किसी मान्यता प्राप्त देश ने उनको पहली बार एक संप्रभु देश मान लिया है। अगर हम इसको और डिटेल में जाएं इस न्यूज के तो देखेंगे कि जो सोमालिया के राष्ट्रपति हैं हसन शेख मोहम्मद, इन्होंने क्योंकि जो सोमालीलैंड है वो सोमालिया से अलग हुआ है इसलिए यहाँ के जो राष्ट्रपति थे हसन शेख मोहम्मद, इसने इसका विरोध किया और उन्होंने अपनी संसद में आपातकालीन सत्र एक आयोजित करवाया और उन्होंने कहा कि ये सोमालिया की संप्रभुता पर सबसे बड़ा खतरा है या उल्लंघन है। और इन्होंने अफ्रीकी संघ, अरब लीग और गल्फ ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल और इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी इजराइल के द्वारा दी गई मान्यता को खारिज कर दिया है। इन सब लोगों ने भी कहा है कि हम इस सोमालिया लैंड के जो संप्रभु देश है उसकी मान्यता हम नहीं मानते हैं, हम इसको खारिज करते हैं। अगली घटना की बात करते हैं, ट्रंप को इजराइल शांति पुरस्कार। हम सबको पता है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिकी राष्ट्रपति, वो कितने डेस्परेट है या कह सकते हैं कि कितने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनकी चाहत है, लेकिन वो नोबेल शांति पुरस्कार तो उनको नहीं मिला। लेकिन इसी के साथ साथ इजराइल ने उन्हें अपना जो सबसे बड़ा शांति पुरस्कार है वो दिया है। तो इस घटना के तहत देख सकते हैं कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, उन्होंने फ्लोरिडा के मार ए लागो के अंदर शहर के अंदर ट्रंप को इजराइल शांति पुरस्कार देने की ऐतिहासिक घोषणा की है। ये अगर इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि ये 80 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गैर इजरायली नागरिक को दिया, मतलब किसी गैर इजरायली नागरिक को दिया जाने वाला इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उससे पहले आज तक जब भी ये सम्मान दिया गया है वो केवल इजराइल के ही जो नागरिक है उसको दिया गया है। हम इस शांति पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा देखें तो 1953 में ये इस शांति पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था और ये 26 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें विज्ञान है, कला है और शांति जैसे क्षेत्र शामिल है। और अगर हम इसके पहले गैर इजरायली व्यक्ति के बारे में बात करें, देखिए यहाँ ऊपर जब हमने ये बात कही थी कि ये पहली बार है कि किसी गैर इजरायली नागरिक को दिया जा रहा है, लेकिन हम नीचे यहाँ देख रहे हैं कि हमने कहा है कि पहला गैर इजरायली कौन है, जुबिन मेहता।
लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि जुबिन मेहता है वो इजराइल के ही नागरिक माने गए हैं और इजराइल की विशेष नागरिकता उनको दी जाती है। लेकिन इजराइल के बाहर के किसी व्यक्ति को, हम जुबिन मेहता के बारे में आगे देखेंगे कि उनको 1991 में संगीत के क्षेत्र में इनको ये शांति पुरस्कार मिला था। और जो पहला कह सकते हैं कि गैर इजरायली व्यक्ति है वो डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार यहाँ दिया जा रहा है, जो कि इजराइल का स्वतंत्रता दिवस, याद रखने वाली बात है, मई 2026 में, अभी जो मई आएगा उसमें इजराइल का स्वतंत्रता दिवस आएगा। उस समय इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, इनके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को ये शांति पुरस्कार दिया जाएगा। अगर हम इस पुरस्कार के आधिकारिक नाम की बात करें तो इस का नाम है इजराइल प्राइज फॉर पीस, इजराइल प्राइज फॉर पीस, इस के नाम से ये प्राइज दिया जाता है। और जब हम इसके जुबिन मेहता की हमने पहले बात की थी, तो जुबिन मेहता है उनका संबंध कहीं ना कहीं भारत के करंट जीके से बहुत गहराई से है। इसीलिए हम जुबिन मेहता के बारे में देखें तो ये पहले और एकमात्र गैर इजरायली नागरिक थे जिन्हें 1991 में इजराइल ने अपना शांति पुरस्कार दिया था। लेकिन यहां ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इनका संबंध भारत से था। 1936 में 29 अप्रैल 1936 को इनका जन्म है, वो मुंबई में हुआ था, पहले उसको बॉम्बे बोलते थे। इनके पिता का नाम था महली मेहता, जो कि गुजरात के एक पारसी वायलिन वादक थे। और इनका इजराइल से संबंध 1960 से ये इजराइल के अंदर फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के संगीत निदेशक, इजराइल के अंदर एक इजराइल फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा है, उसके ये संगीत निदेशक थे। और विश्व के अंदर इनकी जो पहचान है वो इजराइल के संगीत के दूत के रूप में इनकी पहचान देखी जा सकती है। आप देख रहे हैं कि महली मेहता है, इनको यहूदी समुदाय के लिए विशेष योगदान के लिए ये और कह सकते हैं कि इजराइल का जो पीस सबसे बड़ा जो शांति का जो प्राइज है, पुरस्कार है, वो इनको दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यहां इसलिए हो जाता है क्योंकि इनका संबंध भारत से था, बॉम्बे से था, इसलिए ये नाम याद रखना जरूरी है। चलिए अगले घटना के बारे में चर्चा करें कि ईरान ने 3 स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि ईरान ने 3 अपने स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो रूस के सोयूज रॉकेट से, रॉकेट रूस का था, उस रूस से उन्होंने जो सैटेलाइट दिए हैं उनका नाम है जफर 2, पाया या टोलू 3 और कोसार 1.5 या कोसर नाम भी इसको दिया गया है। याद रखें कि मूलतः इन्होंने कृषि पर्यावरण की निगरानी के लिए इन सैटेलाइट को छोड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पश्चिम के जो प्रतिबंध ईरान पे लग रखे हैं, इनके कारण इसकी रूस पर निर्भरता बढ़ गई है। इसीलिए यहाँ रूस का जो सोयूज रॉकेट है उसको यूज किया गया है, उसका प्रयोग किया गया है। ये सैटेलाइट रूस के वास्टोचनी कोस्मोड्रोम से जो जगह है वहां से ये लॉन्च हुआ है और लगभग 500 किलोमीटर ऊंचाई के सनसिक्रोन्स लो अर्थ ऑर्बिट में, LEO लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया गया है, जो कि कह सकते हैं कि जो ईरान का निजी क्षेत्र है या जो जिन जिन कंपनियों ने इसके अंदर भागीदारी दी है उसमें ईरान की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, ईरान की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ओमिद फाजा एक जो कह सकते हैं उनकी एजेंसी है। इन तीनों एजेंसी ने मिलके इन तीनों सैटेलाइट को डिजाइन किया है, लेकिन इसको छोड़ा गया है, वो रूस के रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया है। आप यहां इसको देख सकते हैं। ये न्यूज भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर बड़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण न्यूज बन जाती है, क्योंकि वर्तमान में पश्चिमी देशों के द्वारा ईरान के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लागू हैं, उसके बावजूद भी ईरान ने ये 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अगली घटना की तरफ चलते हैं, जिसमें चीन का ताइवान के चारों ओर जस्टिस मिशन 2025 या कह सकते हैं कि जस्टिस मिशन 2025 है, वो चीन के द्वारा ताइवान के चारों तरफ एक कह सकते हैं कि एक युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, जो भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रखा है। सभी को पता है कि चीन और ताइवान के मध्य सीमा विवाद या कह सकते हैं कि आपस के अंदर उनके यहाँ विवाद बना रहता है। वो विवाद सीमा का भी है और वो सांस्कृतिक विवाद भी है। तो जो ताइवान का जो जलडब्रू मध्य है उसके अंदर जस्टिस मिशन
2025 नामक एक कह सकते बड़ा सैन्य अभ्यास है वो चीन के द्वारा किया जा रहा है। और जो चीन की आर्मी है जिसको हम पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, पीएलए, उस पीएलए की जो पूर्वी थिएटर कमांड है उसके द्वारा ये जो हम कह सकते हैं कि जस्टिस मिशन 2025 जो सैन्य अभ्यास है वो आयोजित किया जा रहा है। उसमें चीन की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना इसमें शामिल है और उसकी कई इकाइयां इसमें भाग ले रही हैं। आप यहां देख सकते हैं चीन और ताइवान। तो ताइवान के चारों तरफ यहां चीन है वो अपनी अलग अलग टुकड़ियों के द्वारा एक मिलिट्री कह सकते हैं कि युद्धाभ्यास कर रहा है जिसका नाम जस्टिस मिशन 2025 है। अब अगर हम इसको देखें तो कह सकते हैं कि अभ्यास का जो मुख्य फोकस है वो ताइवान स्टेट पर नाकाबंदी करना है। एक तरीके से ताइवान को ये बताना है कि हम जब चाहें आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। और उसके जो हवाई समुद्री क्षेत्र है और जो उसके ठिकाने हैं उनके ऊपर नकली हमले करने और प्रमुख जो बंदरगाह है उनकी घेराबंदी का युद्ध अभ्यास भी यहाँ किया गया है। पीएलए के जो प्रवक्ता है मतलब पीपुल लिबरेशन आर्मी जो है चीन की जो आर्मी है उसके सीनियर कर्नल सी ने इसे ताइवान स्वतंत्रता ताकतों और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ कड़ी चेतावनी बताया है। क्योंकि ताइवान की स्वतंत्रता के लिए अमेरिका भी और खासकर यूरोप के सभी देश भी इस चीज को मानते हैं कि ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसकी जो संप्रभुता है उसके ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन चीन बार बार ये प्रयास करता है कि हाँ वो इसको अपने क्षेत्र में मिलाने का प्रयास करता है। उसी के तहत हम देख सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा ताइवान को 11.1 अरब डॉलर के जो हथियार हैं उनके पैकेज देने की भी रजामंदी दी गई है। कहने का मतलब है कि अमेरिका ताइवान को कह सकते हैं कि 11.1 अरब डॉलर के हथियार भी दे रहा है ताकि ताइवान है वो चीन के खिलाफ जो भी सामरिक शक्ति है उसको बढ़ा सके। और ताइवान ने इसको हाई अलर्ट घोषित किया है और अपनी जो सेना है उसे सीधी धमकी बताया। उन्होंने कहा है कि भाई चीन है वो हमें सीधी धमकी दे रहा है, इसी की वजह से पूरी दुनिया का वो सपोर्ट ताइवान चाहता है। अमेरिका जापान ने इसी वजह से कह सकते हैं कि यहां इस क्षेत्र के अंदर निगरानी बढ़ा दी है और विश्लेषक इसे एंटी एक्सेस ऑब्लिक एरिया डिनाइल रणनीति मानते हैं, जो चीन की ऐसी रणनीति है जिसके तहत वो बार बार अपने पड़ोसी देशों के ऊपर हमला करता है या बार बार उनके ऊपर ऐसी दबाव की रणनीति बनाता है कि वो उनके क्षेत्र को कब्जा कर सके। अगली घटना की तरफ चलें जो इन 4 दिनों के अंदर घटित हुई है उसमें हम बात करते हैं बारहम सली, यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। आप देख सकते हैं कि जो बारहम सलीम ये जो व्यक्ति है जिनका नाम बारहम सली है कि यूनाइटेड नेशन में हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं किसके लिए? फॉर रिफ्यूजीज के लिए। आप देख सकते हैं कि बारहम सली जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है यूनाइटेड नेशन है उसमें 28 दिसंबर 2025 को इनको यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति है वो 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2030 तक लगभग 5 वर्ष के लिए रहेगी। और ये जिस व्यक्ति की जगह लेंगे, इससे पहले यहां यूनाइटेड नेशन के अंदर जो रिफ्यूजी के लिए जो कमिश्नर नियुक्त किए गए थे वो इटली के फिलिप्पो ग्रांदी थे, उनकी जगह ये लेंगे और इन्होंने अभी अभी अपना कार्यकाल वो 1 जनवरी 2026 से पहले अपना कार्यकाल पूरा कर चुके होंगे। इससे अगर हम संयुक्त राष्ट्र की संघ की बात करें तो इसके महासचिव है वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस। ये नाम भी आप याद रख सकते हैं, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव के पद पे कौन नियुक्त है, तो एंटोनियो गुटेरेस यहाँ महासचिव के पद पे नियुक्त है। उन्हीं की सिफारिश से इस महासभा ने सर्वसम्मति से बारहम सली को रिफ्यूजी के लिए हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। सली जो है वो इराक के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और कुर्दिस्तान के क्षेत्र के पूर्व प्रधानमंत्री भी ये रह चुके हैं। स्विट्जरलैंड के लिए जिनेवा में आधारित यह पद शरणार्थियों, शरण चाहने वालों और अप्रवासियों की वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मूलतः ये जो रिफ्यूजियों के लिए जो हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं इनका काम ही यह है कि ये जो पूरी दुनिया के अंदर जो शरणार्थी हैं
जो किसी दूसरे देश में शरण चाहने वाले लोग हैं या जो अप्रवासी लोग हैं, उनकी वैश्विक सुरक्षा, कि भाई उनको अगर किसी देश के अंदर शरण लेने की आवश्यकता पड़ रही है तो वो देश है इनको शरण दे, या फिर कह सकते हैं कि उनके जीवन की रक्षा जरूर करे। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं, जिसमें जो भारत के साथ जुड़ी हुई है कि डीआरडीओ का जो दिवस है या डीआरडीओ डे है वो कब मनाया जाता है। तो 1 जनवरी 2026 को जो हमारा जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है। मतलब कहने का मतलब है कि भारत में डीआरडीओ दिवस है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगर डीआरडीओ की बात करें तो ये जो संगठन है वो डॉक्टर DS कोठारी, देखिए ये नाम याद रखने वाला है, ये नाम कहीं ना कहीं सीधा सीधा राजस्थान से भी जुड़ा हुआ है। तो जो DS कोठारी है उन्होंने 1 जनवरी 1958 को इनके नेतृत्व में डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भारत में स्थापना की गई थी। अगर डीआरडीओ चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर समीर वी कामत है वो डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन है। और इन्होंने कह सकते हैं कि इसी दिवस जो स्थापना दिवस है, इस दिवस के रूप, इस दिवस में भारत जो आत्मनिर्भर भारत है उसके ऊपर जोर देते हुए सभी लैब्स में इसका लाइव संबोधन किया था। और उस समय रक्षा मंत्री, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी वहां डीआरडीओ के मुख्यालय का दौरा किया था। अगर डीआरडीओ के मुख्यालय की बात करें तो सभी को पता है कि वो नई दिल्ली में स्थित है। आप यहां देख सकते हैं समीर वी कामत को, जो कि डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरपर्सन है। और आप यहां डीआरडीओ का लोगो देख रहे हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका याद रखने वाली बात है कि डीआरडीओ डे भारत में कब मनाया जाता है, 1 जनवरी को। इसकी स्थापना कब हुई, 1958 में। और इसकी स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई, DS कोठारी ने। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो कामत साहब हैं, समीर वी कामत। अगर हम DS कोठारी जी की बात करें तो इनका पूरा नाम है दशरथ सिंह कोठारी, जिन्हें डीआरडीओ के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। और भारत का विज्ञान और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में ये एक अग्रणी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की। अब इनके ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं राजस्थान के संदर्भ में भी कि क्योंकि इनका जन्म है 1906 में राजस्थान के झालावाड़ में हुआ था। और इनकी जो शिक्षा है वो आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने MSc की मैथ के अंदर, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान के अंदर ट्राइपोस प्राप्त की है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में और परमाणु भौतिकी में विशेषज्ञता रखते हैं। इनको 1962 में 1962 में पद्म विभूषण भारत सरकार के द्वारा और 1973 में पद्म विभूषण की घोषणा इनको की गई थी, इनको अवार्ड दिया गया था। और 1974 में ये हमारे बीच नहीं रहे, इनका निधन हो गया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ जो कोठारी साहब हैं वो इंपॉर्टेंट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान की के साथ जुड़े हुए हैं। तो राजस्थान की जो एग्जाम्स है या पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम है उसमें इस प्रश्न का आना थोड़ा स्वाभाविक सा हो जाता है। अगली घटना की बात करें, वंदे भारत की बात करते हैं। तो वंदे भारत अभी भारत में चल रही है, लेकिन वंदे भारत की पहली स्लीपर कोच या कह सकते हैं कि ऐसी दूरी की ट्रेन जहां अब वंदे भारत में सोने की व्यवस्था या फिर कह सकते हैं कि खाने की व्यवस्था भी साथ में मिलेगी। क्योंकि अभी तक जितने भी वंदे भारत चल रही है उसमें ये स्लीपर जो कोच है वो नहीं होता है। लेकिन अभी वंदे भारत में भारत के जो रक्षा मंत्री रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने घोषणा की है कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है वो गुवाहाटी से कलकत्ता रूट पे चलाई जाएगी। आसाम के अंदर गुवाहाटी और वेस्ट बंगाल की कोलकाता के बीच में ये जनवरी 2025 से शुरू की जाएगी। और 17 से या 18 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। मानना है कि ये ट्रेन लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी अधिकतम स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी अधिकतम गति है। और कह सकते हैं कि आधुनिक सुरक्षा सिस्टम के साथ ये लेस है। और इसका किराया वो भारत की एयरलाइन से कम है, लेकिन इसकी सुविधाएं है वो भारत की एयरलाइंस की जैसी ही है। लेकिन एक जो विशेष बात अश्विनी वैष्णव जी ने कही थी कि अभी जो ये ट्रेन चलेगी वंदे भारत
उसमें क्षेत्रीय मेहमान नवाजी, कहने का मतलब है कि जब ये गुवाहाटी से चलेगी तो गुवाहाटी का भोजन या गुवाहाटी का जो प्रमुख भोजन है वो परोसा जाएगा, और जब ये कलकत्ता से चलेगी तो कोलकाता या पश्चिम बंगाल का जो महत्वपूर्ण भोजन है या जो वहां का फेमस भोजन है या वहां की जो फेमस डिशेज है वो ही इस ट्रेन के अंदर लोगों को या यात्रियों को परोसी जाएंगी। अगली घटना की बात करते हैं जो राजस्थान के साथ जुड़ी हुई है, जिसके अंदर हम ई स्वास्थ्य संवाद, ई स्वास्थ्य संवाद नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं कि राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2026 के आसपास ये कह सकते हैं कि इस डेट को ई स्वास्थ्य संवाद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब ये किससे जुड़ा हुआ है? ये चिकित्सा शिक्षा विभाग से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, जिसमें ये शासन के लिए, पारदर्शिता के लिए और समन्वय बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आप देख पा रहे हैं यहाँ माननीय भजनलाल जी और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देश के द्वारा या उनके कह सकते हैं कि उनके आग्रह के ऊपर ये चिकित्सा शिक्षा विभाग में इसको प्रारंभ किया गया है। अगर इस विभाग की प्रधान सचिव की बात करें तो गायत्री राठौड़ और इसके जो आयुक्त है वो नरेश गोयल है, उनके नेतृत्व में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा जो चिकित्सा शिक्षा विभाग है उसके जितने भी प्राचार्य हैं, डॉक्टर हैं और स्टूडेंट हैं, उन सबको आपस में जोड़ा जाएगा और एक मंच है जो ई मीटिंग इकोसिस्टम, ई मीटिंग्स कि स्टूडेंट और जो प्रिंसिपल है और जो मेडिकल एजुकेशन के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो आपस में एक प्लेटफॉर्म पे आए और राजस्थान के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, उनके स्टूडेंट हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी समस्याओं के बारे में या अपनी शिक्षा के जो क्षेत्र के अंदर और क्या प्रयास किए जा सकते हैं उनके बारे में वो चर्चाएं यहाँ कर सकते हैं। अब याद रखने वाली बात यह है कि ये मंच सप्ताह में 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार और गुरुवार को, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई जो ई संवाद या ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म है उसमें किस किस दिवस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं उपलब्ध है, तो आपको याद रखना है मंगलवार और गुरुवार को। और ई स्वास्थ्य संवाद के तहत सभी अधिकारियों को 72 घंटे के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है कि जो भी इस संवाद के तहत अगर कोई बात पूछी जाती है, कोई प्रश्न होता है या किसी विषय के संबंध में चर्चा की जाती है तो उसके लिए एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो 72 आवर्स में ही प्रस्तुत करनी होगी। चलिए अगली घटना पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के जहनपोरा में जो कुषाण काल का कह सकते हैं 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल खोजा गया है। सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर कह सकते हैं कि अपने प्रारंभिक काल में बौद्ध स्थल के लिए या फिर कह सकते हैं कि भारत के जो विद्वान मनीषी या ऋषि मुनि है उनके लिए बड़ा फेमस था, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ इस भूमि के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी रचनाएं या पुस्तकें लिखी गई हैं। तो अभी उसी के तहत जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में, जिले का नाम याद रखें बारामूला और गांव का नाम है जहनपोरा। यहाँ जो पुरातत्व है के जो लोग हैं उन्होंने कुषाण काल के लगभग 2000 साल पुराने महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल खोजे हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं इन बौद्ध स्थलों को कि यहाँ इनकी खोज की गई और स्थानीय टीले की खुदाई के दौरान 3 बौद्ध स्तूप और विहार के अवशेष और मिट्टी के बर्तन और तांबे की कलाकृतियां भी इनको मिली है। लेकिन याद रखने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर के कौन से गांव में, जहनपोरा गांव में मिली है और ये बौद्ध स्थल खोजे गए हैं जिसमें मिट्टी के बर्तन, तांबे की कलाकृतियां और बौद्ध स्तूप और विहार के अवशेष मिले हैं। किस किस का ज्वाइंट ये कह सकते हैं कि खुदाई के अंदर जो संयुक्त इन्होंने प्रयास किए हैं उसमें जम्मू कश्मीर पुरातत्व संग्रहालय विभाग और कश्मीर विश्वविद्यालय के मध्य एशियाई अध्ययन विभाग ने संयुक्त रूप से 5 महीने की खुदाई इन्होंने मिलकर की है। ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण हुए हैं, जीपीआर से टीले की मानव निर्मित जो साक्ष्य है उनको प्राप्त किया गया है और गंधार शैली के स्तूप कुषाणकालीन राजधानी हुविस्कपुर में से जुड़े चुके हैं। आप इस नाम को देख सकते हैं, हुविस्कपुर से ये जुड़े हुए माने गए हैं। कौन सी शैली के? गंधार शैली के ये स्तूप माने गए हैं।
बौद्ध धर्म का कश्मीर में गहरा प्रभाव ये दिखाते हैं या दर्शाते हैं। तो याद रखने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जैनपुरा में बौद्ध स्थल खोजे गए हैं। अगली घटना की तरफ चलते हैं जो राजस्थान के साथ सीधे सीधे जुड़ी हुई है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 13 बाघों की दहाड़, कि देश में सबसे ज्यादा यंग टाइगर के मामले में सबसे ज्यादा जो जवान टाइगर कह सकते हैं, सबसे कम उम्र के जो टाइगर हैं उसके साथ नाहरगढ़ का जो बायोलॉजिकल पार्क है वो जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहां देश के सबसे ज्यादा यंग टाइगर जो 7 की संख्या में है वो यहां मौजूद है। टोटल यहां 13 टाइगर रहते हैं। 13 में से 7 है वो कह सकते हैं कि उनकी उम्र है वो 8 महीने है, 5 से 8 महीने। ये जो टोटल 13 टाइगर है उनमें से जो 7 टाइगर है वो कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र के 5 से 8 माह के जो टाइगर हैं वो यहाँ उपलब्ध है। और अभी जो देख सकते हैं कि हम यहाँ पर्यटन के हिसाब से भी ये नाहरगढ़ है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर्यटकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन याद रखने वाली बात केवल यहाँ हम ये देख सकते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा यंग टाइगर हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं, वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पाए जा रहे हैं। टोटल यहाँ 13 बाघ हैं, उनमें से 7 है वो सबसे यंग है। भारत में सबसे यंग टाइगर यहीं पाए जाते हैं। चलिए अगली देखते हैं कि चावल के उत्पादन में भारत नंबर 1। देखिए आज से पहले चीन है वो चावल के उत्पादन में पूरे विश्व में 1 नंबर पे था, लेकिन अब भारत है वो चावल के उत्पादन में 1 नंबर पे है और 2 नंबर पे अब चीन है। तो भारत ने चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। वैश्विक चावल उत्पादन में भारतीय हिस्सेदारी, याद रखने वाली बात यह है कि अब 28% से ज्यादा हो गई है और भारत है वो पूरे विश्व में 1 नंबर पे चावल उत्पादक देश बन गया है। और अगर 2025 में भारत के चावल उत्पादन जो बढ़कर है वो 15.2 करोड़ टन होने का अनुमान है, जबकि चीन है उसका उत्पादन 14.6 करोड़ टन ही रह रहा है। इसका मतलब भारत है वो अब दुनिया में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। अगली घटना पे चले तो देखिए मूलतः ये घटना है हमारे भारत का जो पूर्वी हिस्सा है उससे जुड़ी हुई है। मणिपुर और मिजोरम के अंदर याद रखने वाली बात है बनेई मेनासे, ये जो जनजातियां हैं या फिर कह सकते हैं ये जो लोग हैं ये मूलतः इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 5800 लोग, याद रखने वाली बात है कि बनेई मेनासे समुदाय के 5800 लोग हैं वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, वो सीधे सीधे इजराइल के नागरिक माने गए हैं। और मणिपुर और मिजोरम में ये लोग अभी वर्तमान में रहते हैं, लेकिन मणिपुर और मिजोरम से इजराइल की सरकार इन्हें अपने यहां घर वापसी के तौर पे वापस बुलाना चाह रही है, जिसी के तहत 2026 तक 1200 लोगों को इजराइल भेजा जाएगा और 2030 तक जो बचे हुए लोग हैं उनकी घर वापसी कर दी जाएगी। याद रखने वाली बात यही है कि बनेई मेनासे ये जो लोग हैं ये इजराइल के लोग माने जाते हैं और ये मणिपुर और मिजोरम में बसे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अगर डिटेल में जाना चाहें तो इजराइल में 1950 के दशक में दुनिया भर में जो यहूदी जड़ों की खोज हुई थी उसके तहत ही भारत में भी यहूदी परंपराओं को मानने वाले जो लोग हैं उनको जो बनेई मेनासे कहा जाता है उन लोगों की खोज या कह सकते हैं उन लोगों की जानकारी मणिपुर और मिजोरम से प्राप्त हुई थी। तो याद रखने वाली बात है कि इन दोनों राज्यों के अंदर इजराइल के जो लोग हैं वो बनेई मेनासे जनजाति के या कैसे बनेई मेनासे प्रजाति के लोग यहाँ हैं। हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, उनकी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। उनको कह सकते हैं कि अंतिम विदाई दे दी गई है। लेकिन यह न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी सभी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध है वो कोई अच्छी स्थिति से नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर ने ढाका के अंदर जो खालिदा जिया उनके जो बेटे हैं तारिक रहमान, इन तारिक रहमान से मिलकर के इन्होंने अपनी शोक जो संवेदनाएं हैं वो भारत की तरफ से प्रस्तुत की है और उनको कहा है कि भारत को भी इस चीज के लिए बड़ा दुख है और भारत भी चाहता है कि बांग्लादेश है उसके अंदर शांति और स्थिरता बनी रहे।
तो इसके बारे में आगे भी हम जो खालिदा जिया है उनके बारे में न्यूज हम देखेंगे। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यही है कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो बुधवार को विशेष विमान से ढाका पहुंचे थे और वहां वो खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मिले थे। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत है 2025 में नॉमिनल जीडीपी के आधार पे जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि भारत की जो जीडीपी है, ग्रोथ डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो 4.18 ट्रिलियन डॉलर से अब जापान के जो 4.1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है उसको उसने पीछे छोड़ दिया है और 4.18 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था हो गई है, जो कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। एक आईएमएफ के जो पूर्वानुमान है, इसके तहत भी 2026 में भारत है वो 4.51 ट्रिलियन की और जापान है वो 4.46 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ही 2027-28 तक जर्मनी की जो 4.74 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी भारत पीछे छोड़ सकता है और दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की के ऊपर भारत आगे बढ़ता जा रहा है। तो जो एक अनुमान है उसके तहत 2027-28 तक भारत है वो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। और एक जो लक्ष्य बनाया गया है कि 2030 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 7.3 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है। इसका मतलब यह है कि भारत रोज अपने आप को साबित करता जा रहा है और आगे से आगे बढ़ते हुए आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए अभी चौथे स्थान पे है, लेकिन जल्द ही तीसरे स्थान पे आने की संभावनाएं व्यक्त कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना होगा कि प्रति व्यक्ति आय के रूप में हम अभी भी जापान से पीछे हैं। जापान की जहां प्रति व्यक्ति आय 33,000 डॉलर है, लेकिन भारत की अगर बात करें तो हम केवल 2,900 डॉलर पे ही प्रति व्यक्ति आय को रखे हुए हैं। तो भारत एक अर्थव्यवस्था के रूप में तो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन अभी भी प्रति व्यक्ति आय के रूप में हम जापान से पीछे हैं। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि डेनमार्क ने अपनी 400 साल जो पुरानी सरकारी डाक सेवा है उसको बंद कर दिया है। डेनमार्क को स्वीडन की ये संयुक्त डाक सेवा थी जिसमें डेनमार्क ने इसको बंद कर दिया, लेकिन स्वीडन इसको अभी भी शुरू रखे हुए है। इस जो पोस्टल सेवा इसका नाम पोस्ट नोड था, जो 1624 से चली आ रही है। और अगर डेनमार्क के बारे में बात करें तो डेनमार्क है दुनिया का सबसे डिजिटल देश माना जाता है, सबसे बड़ा या सबसे प्रभावशाली, दुनिया का सबसे पहला डिजिटल देश माना जाता है जहां ई कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है। और अगर एक आंकड़े के रूप में देखना चाहें तो 2025 में इसका जो ई कॉमर्स मार्केट है वो लगभग 28 बिलियन डॉलर का है। कहने का मतलब है दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटाइजेशन वाला जो देश है वो है डेनमार्क, और इन्होंने अपनी जो पोस्ट नोड नामक जो डाक सेवा थी उसको अभी बंद कर दिया है। इस पोस्ट नोड के जो सीईओ है वो किम पेडरसन है। इन्होंने कहा था कि पुराने दौर का अंत हो गया है और नए दौर की एक शुरुआत हो गई है। आप यहां देख सकते हैं पोस्ट नोड नामक ये स्वीडन और डेनमार्क का संयुक्त डाक सेवाएं थी जो अभी डेनमार्क ने बंद कर दी है। अगली न्यूज की तरफ चलें तो भारत का पहला जो मानक है जो कि बम निरोधक प्रणालियों के लिए है वो भारत ने जारी कर दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने IS 19445.2025 नामक अपना भारत का पहला मानक है वो जारी कर दिया गया है। किस क्षेत्र के लिए? बम निरोधक प्रणालियों के निर्माण के लिए। और किसने किया है? गृह मंत्रालय और टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी TBRL, इन दोनों ने मिलकर के इसको विकसित किया है। ये जो मानक है, जो IS का जो मानक है वो ग्रेनेड विस्फोट जब होते हैं उसके दौरान जो बम के जो ब्लैंकेट है, बम के जो बास्केट है और बम के लिए इनहिबिटर, ये तीन जो प्रणालियां हैं कि बम निरोधक जो दस्ता होता है वो इन तीनों चीजों को यूज करता है। बम के लिए ब्लैंकेट मतलब एक तरह की चादर है, एक बास्केट मतलब टोकरी है,
और इनहिबिटर, इन तीनों की प्रभावशीलता को नापने के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए BIS ने भारत का ये पहला जो मानक है 19445.2025 जारी किया है। अगर हम इसकी बात करें, ये जो DRDO या कह सकते हैं TBRL की जो है, ये इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में स्थित है और 1968 में ये स्थापित की गई थी। अगर BIS की पूरी बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक ब्यूरो इसका पूरा नाम है, और कह सकते हैं कि ये 2016 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। लेकिन याद रखने वाली बात यही है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है कि बम निरोधक प्रणालियों के लिए कौन सा मानक भारत ने जारी किया है, तो IS 19445 के मानक का भारत ने जारी किया है। अगली घटना पे चलते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से जुड़ी हुई है, कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है, महिला क्रिकेटर है स्मृति मंदाना, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो चौथा T20 इंटरनेशनल मैच है उसमें 10,000 रन अपने पूरे कर लिए हैं। वो भारत की दूसरी महिला बन चुकी है जिन्होंने 10,000 के लक्ष्य को प्राप्त किया है। इन्होंने 281 पारियों में ये मुकाम हासिल किया है। इससे पहले भारत की जो दूसरी पहली क्रिकेटर है मिताली राज, ये दुनिया की चौथी, भारत की तो दूसरी, भारत में पहली थी मिताली राज, दूसरी है स्मृति मंदाना, लेकिन विश्व की ये चौथी महिला बन रही है। इसका मतलब दूसरी सूजी बेट्स और चार्लोट एडवर्ड्स वो है, उनसे पहले उन्होंने, मिताली राज ने 291 पारियों में, सूजी ने 314 पारियों में और चार्लोट ने 308 पारियों में ये मुकाम हासिल किया था, और स्मृति मंदाना ने 281 पारियों में ये मुकाम 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, कि जो कि जुड़ी हुई है शतरंज के चैंपियनशिप से या शतरंज के खेल से। दोहा कतर में आयोजित 13 राउंड के का जो एक इवेंट था, जिसको हम कहते हैं FIDE वर्ल्ड कप या FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025, इस इवेंट में कार्लसन ने 10.5/13 का स्कोर बनाते हुए ये प्रतियोगिता जीत ली है, जिसके अंदर दूसरे नंबर के ऊपर आर्टेमिया, और याद रखने वाली बात है तीसरे स्थान पे भारत के अर्जुन रहे हैं। अब ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई कि भारत के जो शतरंज के जो मास्टर हैं अर्जुन, वो इस FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पे रहे हैं, और कह सकते हैं कि कार्लसन का ये छठा रैपिड खिताब है। अर्जुन एरिगेसी की बात करें, या अर्जुन का पूरा नाम है अर्जुन एरिगेसी, ये भारत के ग्रैंड मास्टर है, ये भारत के ग्रैंड मास्टर है, इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, और इनकी विश्व में रैंक है वो 10वीं रैंक है, पूरे विश्व में अर्जुन की 10वीं रैंक है। और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म वारंगल तेलंगाना में 2003 में हुआ है, और ये भारत के शीर्ष शतरंज ग्रैंड मास्टर है। आप इनको यहां देख पा रहे हैं, और ये है कार्लसन। अगली घटना पे चलते हैं, जो हमने पहले भी बात की थी कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का जो निधन है वो 30 दिसंबर 2025 को ढाका के एवर केयर अस्पताल में हो गया था। वो 80 वर्ष की थी और लंबे समय से निमोनिया, हृदय और फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित थी। अगर इनकी पार्टी का नाम देखें तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की संस्थापिका थी, इसकी अध्यक्ष भी थी, और 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थी। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। और याद रखने वाली बात है, इनके पति का नाम था जियाउर रहमान, जो भी जिनको हम किसलिए जानते हैं, बांग्लादेश के प्रथम सैन्य शासक और राष्ट्रपति थे, जिन्हें बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा का श्रेय भी दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये जियाउर रहमान के साथ जुड़ी हुई है, और भारत के साथ भी जब भी ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश में सत्ता में थी, तो इनके संबंध भारत के साथ कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहे। उसी की वजह से शेख हसीना को भारत के पक्ष में देखा जाता था, और जो बेगम खालिदा जिया है इनको
कह सकते हैं कि पाकिस्तान या फिर अमेरिका के पक्ष में ज्यादा माना जाता था या कहा जाता था कि ये भारत के साथ थोड़ा सा मतभेद रखती है। अगली घटना पे चले तो जो न्यूयॉर्क है उसके अंदर एक कह सकते हैं कि एक अभी भी जो मेयर पद के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर भारत के जो भारतवंशी हैं जौहरान ममदानी ने मध्य रात्रि को कुरान पे हाथ रख करके न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ ली है। अब यहां बात ये विशेष हो जाती है कि ये भारत वंश के हैं, इसलिए इनका नाम याद रखना जरूरी हो जाता है कि ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर के रूप में शपथ ली है। 34 साल के हैं, ये सबसे युवा और पहले भारतीय व्यक्ति हैं जो कि न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। इसीलिए घटना इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत वंशी है। चलिए अगली न्यूज पे चलते हैं कि भारत के अंदर जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका भी एक बड़ा सपना है कि भारत में बुलेट ट्रेन चले। तो उसी के संबंध में एक न्यूज है कि 15 अगस्त 2027 तक, क्या 15 अगस्त 2027 से भारत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जा सकती है। भारत के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ये इसको नए साल का तोहफा मानते हैं और उनका मानना है कि भारत में ये जो ट्रेन है वो पहले चरण के तहत गुजरात के सूरत बिलीमोरा सेक्शन पे ये चलाई जाएगी। उसके बाद में वापी और सूरत, वापी अहमदाबाद, ठाणे अहमदाबाद और अंत में मुंबई से अहमदाबाद इसको रूट को शुरू किया जाएगा। याद रखने वाली बात यही है कि 15 अगस्त 2027 को इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा सकता है। अगली खबर पे चलें तो भारत की जो स्पिनर है दीप्ति शर्मा के साथ ये जुड़ी हुई है। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 5वें महिला T20 इंटरनेशनल मैच में रिकॉर्ड बनाया है कि वे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज बन गई हैं। दीप्ति ने अब तक 152 विकेट लेके वो T20 के अंदर इंटरनेशनल T20 में इतने विकेट लेने वाली 5वीं महिला बन चुकी हैं। तो उनका नाम याद रखें, भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा, और किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ। अगली घटना पे चलते हैं, प्रलय मिसाइल। नाम याद रखें, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद रखें कि भारत की एक स्वदेशी अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम प्रलय है। भारत ने अभी भारत का जो DRDO है उसने उड़ीसा के तट के ऊपर इसका सफल परीक्षण किया है। तो याद रखें कि 31 दिसंबर को DRDO ने उड़ीसा के तट के ऊपर प्रलय नामक मिसाइल का सफल जो है इसका प्रयोग किया है और इसका सफल परीक्षण किया। चलिए अगली घटना पे चलते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर इस न्यूज को देखें तो कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज के अंदर ये शामिल है। CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपीय संघ ने 1 जनवरी 2026 से पूरी दुनिया का पहला कार्बन टैक्स शुरू कर दिया है। यह उन वस्तुओं पे लगेगा जो यूरोपीय संघ के अंदर आयात होती हैं। पूरी दुनिया से यूरोपीय संघ के अंदर जो भी चीजें जाएंगी अगर वो कार्बन का उत्सर्जन कर रही है तो उनके ऊपर ये टैक्स लागू किया गया है। ऐसी वस्तुएं जो EU में आयात होती हैं और जिनको बनाने में बहुत सारा या बहुत कार्बन गैस निकलती है। वर्तमान में 6 वस्तुएं स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक और बिजली और हाइड्रोजन, इनके ऊपर ये लागू की गई है। भारत ने इसका विशेष विरोध किया है। भारत ने कहा है कि ये केवल एक तरफा कार्रवाई है और हम इसको मनमाना मानते हैं और ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि भारत के ऊपर इसकी वजह से लगभग 20,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा, क्योंकि भारत है वो EU को या कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ को 15 अपना स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात करता है। तो स्टील के अंदर लगभग 15,000 करोड़ और एल्यूमिनियम में लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान भारत को इसकी वजह से झेलना पड़ सकता है। लेकिन भारत ये कहता है कि एक तरफा और मनमानी कार्रवाई है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बात कही है, क्योंकि भारत है वो स्टील और एल्यूमिनियम का यूरोपीय संघ को बहुत बड़ा निर्यात करता है, जिसकी वजह से भारत को नुकसान उठाना
पड़ सकता है। अगली घटना पे चले, मम्माडी डोम्बियो। अगर हम देखें तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है। गिनी के अंदर जो चुनाव हुए हैं उनके अंदर भारी मतों से लगभग 86.72% वोट प्राप्त करके मम्माडी है वो वहां के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इससे पहले मम्माडी ने 2021 में सैन्य तख्ता पलट किया था और अंतरिम राष्ट्रपति बन चुके थे, लेकिन अब वो वहां के कह सकते हैं चुने हुए राष्ट्रपति बन गए हैं। और इनका जो प्रमुख विरोधी थे वो सेलो डेलिन डियालो वो है, इनके प्रमुख विरोधी थे और वो पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे। लेकिन कह सकते हैं कि गिनी का जब नाम आता है तो विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडार है वो इसी गिनी में मिलता है और इनके पास 75 अरब टन का कह सकते हैं कि बॉक्साइट का भंडार है, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण देश भी माना जाता है। इसलिए सुर्खियों में भी है कि वहां अभी जो सरकार है वो मम्माडी डोम्बिया की सरकार वहां आ चुकी है, जो क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने सैन्य तख्ता पलट कर दिया था। इसलिए आप याद रखें कि अभी गिनी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, मम्माडी नए राष्ट्रपति बने हैं। अगली घटना पे चलते हैं, G7 शिखर सम्मेलन। G7 का जो शिखर सम्मेलन है वो 2026 में फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 52वां, याद रखें 52वां G7 शिखर सम्मेलन है 2026 में फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। कब? 14 से 16 जून को ये आयोजित किया जाएगा। उस शहर का नाम है एवियन लेस बेंस। एवियन लेस बेंस नामक इस शहर में 14 से 16 जून में यह आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात करें इससे पहले तो 2025 में यह कनाडा में आयोजित हुआ था, 2026 में फ्रांस में, 27 में जर्मनी में, 2028 में ये इटली में आयोजित किया जाएगा। सभी को पता है कि पहले ये G7 है वो G8 के नाम से जाना जाता था और G8 में 8वां देश था वो रशिया था, रूस था, लेकिन 2014 में उसको निष्कासित कर दिया गया और G8 से ये G7 बन गया है। अभी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट है वो इसके G7 के सदस्य हैं। चलिए, याद रखने वाली बात है कि ये फ्रांस में आयोजित हो रहा है। अगली घटना की तरफ चलते हैं, परमाणु समझौता। देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र माने जाते हैं और 1988 में एक समझौता हुआ था जिसे 1991 में लागू किया गया था कि भारत है और पाकिस्तान है वो अपने जितने भी परमाणु ठिकाने हैं उनकी सूची है एक दूसरे देश को समय समय के ऊपर उपलब्ध करवाएगा और हर साल ये इसकी डिटेल उनको बताएगा। इसी के तहत 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की जो सूची है उसका 35वां आदान प्रदान किया है। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये 1 जनवरी को नई दिल्ली और जो इस्लामाबाद है उसमें जो डिप्लोमेटिक चैनल है उनके द्वारा एक दूसरे को प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य है कि परस्पर परमाणु जो सुविधाएं हैं उन पर हमले न करना। और इसी के तहत हर 1 जनवरी को यह काम किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपने परमाणु ठिकानों की सूचियां हैं एक दूसरे देश को भेजते हैं। अगली बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे बात करें और विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो पेरू है वो दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अमेजन की बिना डंक वाली जो मधुमक्खी है उसको कानूनी अधिकार दे दिए हैं। अब याद रखने वाली बात यही है कि पेरू पहला देश बन गया है जिसने मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं। जो पेरू के जो अमेजन क्षेत्र में जो मेलिपोना प्रजाति की जो मधुमक्खियां हैं उनको कानूनी व्यक्ति मानते हुए, लीगल पर्सन मतलब मधुमक्खियों को लीगल पर्सन मानते हुए उनको कानूनी अधिकार दिए हैं। और कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना है और जो परागण की प्रक्रिया है, जो मधुमक्खियों की वजह से जो परागण होता है और जो अमेजन के जंगल इतने फलते फूलते हैं और वहां नए नए जो पेड़ पौधे उगते हैं उसमें कहीं ना कहीं इस मेलिपोना प्रजाति का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 80% पौधे हैं वो यहाँ इस परागण के द्वारा ही पनपे हुए हैं। इसीलिए एक व्यक्ति के रूप में
इस मधुमक्खी को कानूनी अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भी न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली न्यूज की तरफ चलें तो मणिपुर है, उसमें गान नगाई उत्सव। कई बार पूछ लिया जाता है कि गान नगाई उत्सव है वो कौन से प्रांत से या कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं कि मणिपुर की जिलियांगग्रोंग समुदाय, जिसको कबुई नागा जनजाति भी कहा जाता है, उसके यहाँ गान नगाई उत्सव मनाया जाता है, जो कि फसल कटाई के समय 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और जनवरी के पहले सप्ताह में यह मनाया जाता है, जिसमें नाम अगर जुड़े तो गान का अर्थ है शीत ऋतु और नगाई का अर्थ है उत्सव। तो ये शीत ऋतु के अंदर उत्सव मनाया जाता है। समुदाय कौन कौन से हैं? जेमे, लिंग्यांगमई, रोंगमई, पुईमई, ये जो जनजातियां हैं इनके नाम है। इन जनजातियों के द्वारा मणिपुर में गान नगाई उत्सव आयोजित किया जाता है। वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह है, उन्होंने इसके लिए इनको शुभकामनाएं भी आयोजित की है। आप इस उत्सव को देख सकते हैं। चलिए अगली घटना की तरफ चलते हैं, जिसको हम देख रहे हैं कि नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भगवान बुद्ध का जो उनके जो अवशेष थे, जो पवित्र पीपर हवा अवशेष है, उनके बारे में एक जो प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन किया है। नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध के पवित्र पीपर हवा अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। याद रखने वाली बात यह है कि यह प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष नामक इस प्रदर्शनी को 125 वर्षों के बाद में भारत जो लौटे हैं उनको सांस्कृतिक धरोहर मानते हुए इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। महत्व इसका इसलिए है कि यह कपिल वस्तु के साथ जुड़ी हुई है। जो बुद्ध का जो राजघराना है कपिल वस्तु, उसके साथ ये अस्थियां जुड़ी हुई है और इनको कह सकते हैं यूके से भारत 2026 में 125 वर्ष के बाद में लाया गया है। तो याद रखें कि प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष नामक यह प्रदर्शनी भारत में नई दिल्ली में लगाई गई है, जो कि भगवान बुद्ध के अवशेषों के साथ जुड़ी हुई है। अगली घटना की बात करें, सेना दिवस परेड 2026 जो सीधे सीधे राजस्थान के अंदर या कह सकते हैं कि राजस्थान के जयपुर से जुड़ी हुई है। सेना दिवस परेड है 2026 का आयोजन 15 जनवरी 2026 को, आने वाली 15 जनवरी को जयपुर के महल रोड जगतपुरा पर आयोजित की जा रही है। ये दूसरा साल है जब दिल्ली के बाहर आयोजित हो रही है। इससे पहले ये 2025 में अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर शहर में, और अब इसके बाद में दूसरी बार ये परेड है सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी 2026 को जयपुर के महल रोड पे आयोजित की जा रही है। ये सेना का 78वां सेना दिवस है और सप्त शक्ति कमान के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। जो कमान उसका नाम है सप्त शक्ति, और कह सकते हैं कि पहली बार ये सैन्य छावनी से बाहर आयोजित की जा रही है और ये सेना दिवस है वो जयपुर में मनाया जा रहा है। चलिए अगली घटना की बात करते हैं, रेल वन ऐप। अभी वर्तमान में भारत के अंदर जो अनारक्षित जो टिकट्स हैं उनके लिए यूटीएस ऐप को यूज में लिया जा रहा था, लेकिन 1 मार्च 2026 से जो अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री, उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब इस यूटीएस ऐप को बंद करके रेल वन नामक ऐप को लागू किया जाएगा या इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसको पूरी तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के ऊपर हवाई हमला करते हुए, सैन्य हमला करते हुए वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार के बाद में उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया। ये जो है ऑपरेशन है उसका नाम एब्सोल्यूट रिजॉल्व है, वो नाम रखा गया। और जो अमेरिका की डेल्टा फोर्स थी उन्होंने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनको गिरफ्तार किया और उन्हें फिर अमेरिका ले गए। अब इस घटना के ऊपर भी दुनिया के अंदर अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। भारत इसको लोकतंत्र की हानि मानता है, जबकि दुनिया के बहुत सारे देश हैं वो इस मामले में अमेरिका का विरोध करते हुए मानते हैं कि अमेरिका के द्वारा
केवल अपनी आर्थिक हितों को साधते हुए अमेरिका ने ऐसा ये कृत्य किया है कि उन्होंने अमेरिका के अंदर लोकतंत्र की कह सकते हैं वेनेजुएला के अंदर उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। लेकिन वही कुछ जो देश है जो अमेरिका के सहयोगी हैं वो इसको ठीक ठहरा रहे हैं। लेकिन माना जाए तो पूरी दुनिया में ये एक तरीके से लोकतंत्र और चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर आक्रमण के जैसा ही माना जा रहा है। अगली घटना की बात करें तो कुछ नियुक्तियों की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम झारखंड के अंदर जो वहां का हाईकोर्ट है वहां मुख्य न्यायाधीश के रूप में महेश सरचंद्र सोनक को नियुक्त किया गया है। अगर पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो वहां जस्टिस संगम कुमार साहू को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और केरल हाईकोर्ट की बात करें तो वहां जस्टिस सोमेन सेन को, और अगर मेघालय हाईकोर्ट की बात करें तो जस्टिस रेवती प्रशांत को वहां का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये कुछ नियुक्तियां हैं जो अलग अलग हाईकोर्ट में नियुक्त मुख्य न्यायाधीशों की गई है, जो कि राज्यवार परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं अगर भारत के स्तर पर बात करें तो दूरदर्शन समाचार है, जो डीडी न्यूज है, उसके महानिदेशक के रूप में ममता वर्मा को यह कार्यभार दिया गया है। और अगर भारतीय स्तर पर एक नियुक्ति की बात करें तो भारत की जो वायुसेना है उसका दक्षिण पश्चिमी जो वायु कमान है उसका जो कार्यभार है वो एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह को दिया गया है। तो ये भी नियुक्ति इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं अगर एक और नियुक्ति की मांग करें तो जो तरुण गर्ग है उनको हुंडई मोटर इंडिया कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ नियुक्तियां रही पिछले 4 दिनों के अंदर जो महत्वपूर्ण थी राज्यों के हिसाब से भी और भारत के या केंद्र के परीक्षाओं के हिसाब से भी। अगली उस पे चलें, न्यूज पे चलें तो हम कुछ स्पोर्ट्स या जो खेल की घटनाएं इन 4 दिनों में घटित हुई है उनके बारे में चर्चा करते हैं कि जो भारत की जो हॉकी टीम है उसके अंदर नीदरलैंड के जो शॉर्ड मारिन है उनको फिर से भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। और अगर हम क्रिकेट की बात करें तो जो शुभमन गिल है वो भारत के अंदर टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 983 रन बना करके वर्ष 2025 में शीर्ष स्थान पे आ चुके हैं। और वहीं निशानेबाजी की बात करें तो 68वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप है महिलाओं की, उसकी 10 मीटर एयर राइफल का जो खिताब है वो हरियाणा की एक बेटी है अमीरा अरशद ने जीता है। वहीं खो खो की बात करें तो 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप है वो बेंगलोर में आयोजित की गई है। और 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता है वो वाराणसी में आयोजित की जा रही है, या उसका वहां पे कह सकते हैं कि प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। अगर अब इन 4 दिनों के जीके के लास्ट दिन हम एक जो कुछ इंपॉर्टेंट दिवस इन 4 दिनों में मनाए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे परिवार एकता दिवस के रूप में 1 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड पीस डे के रूप में भी, विश्व शांति दिवस के रूप में भी 1 जनवरी को मनाया जाता है। और 1 जनवरी को ही आर्मी मेडिकल कोर डे, भारतीय सेना चिकित्सा सेवा दिवस भी मनाया जाता है। तो 1 जनवरी है वो इन दोनों दिवसों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2 जनवरी की बात करें तो वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, आंतरिक व्यक्तित्व दिवस। बहुत रेयरली क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे कब मनाया जाता है, तो 2 जनवरी को। और साथ ही साथ भारत की महिला शिक्षिका या महिला शिक्षा की जो प्रणेता है सावित्रीबाई फुले, उनका भी कह सकते हैं कि जयंती है वो 2 जनवरी को ही मनाई जाती है। अगर 3 जनवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे है वो 3 जनवरी को मनाया जाता है। और महायान न्यू ईयर, बौद्ध जो धर्म है उसका जो नववर्ष है वो महायान न्यू ईयर के रूप में ही 3 जनवरी को मनाया जाता है। और अंत में अगर हम बात करें 4 जनवरी की तो वर्ल्ड ब्रेल डे, दिव्यांग जनों के लिए जो ब्रेल लिपि होती है उसका दिवस भी 4 जनवरी को मनाया जाता है। हमने आज के इस कक्षा के अंदर, इस क्लास के अंदर 1 से लेके 4 जनवरी के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई उन सब के बारे में हमने अध्ययन किया, उनको डिटेल से देखा। आशा करता हूं ये क्लासेज आपको पसंद आई होंगी और जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
इस प्लेटफॉर्म पे आपने, एबल एजू हब के इस प्लेटफॉर्म पे आपने ये जो कक्षाएं हैं इनको आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी के अंदर सहयोगी बनाएंगे। और नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे कि हर वीक या हर सप्ताह हम पूरे वीक का एक साथ जो जितना भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर का जो डाटा है या अभी जो कह सकते हैं जीके है उसको लेके प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।